लास्ट सेशन में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, अब इस लेक्चर में हमको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। अब जब बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मोस्टली आता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमने देखा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आता है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे दिखता है? पी नहीं एक्स, पहले हम वेरिएबल एक्स फाइंड करेंगे एंड देन उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे पी ऑफ एक्स, राइट? ये हमने पिछले वाले लेक्चर में किया है। अब हमको उसी के आगे बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। अब ये बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कब होता है ये सबसे पहले समझो। अब अगर मुझे बोला कि 6 से 7 कॉइन्स मुझे टॉस करने हैं, हमने 4 कॉइन तक का तो देखा है आंसर, राइट? 4 कॉइन टॉस किए तो क्या होगा, हमारा वहां पे सैंपल स्पेस बनाना भी आसान हो रहा है। पर 6 से हाँ सैंपल स्पेस बना पा रहे हैं ना? सैंपल स्पेस 4 कॉइन का बना दिया था ना हमने, पूरा सैंपल स्पेस नहीं बनाया था। पर हमने क्या किया था, पिछला वाला लेक्चर याद करो, पी क्यू 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 वाला याद है, 0 x इज इक्वल टू 0। हाँ, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँ तो 4 वाले चीजों में मेरे से ये आसानी से हो रहा है। पर अगर मुझे बोला मैंने 10 कॉइन टॉस किए हैं, 15 कॉइन टॉस किए हैं और उसमें हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी, ये अगर हमको पूछा, हम गड़बड़ा जाएंगे। कितना ऐसे क्यू 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 ऐसे कितने बार लिखोगे? 15 बार लिख सकते हो क्या? नहीं। तो ये जब हम 15 बार लिख नहीं सकते तो हम कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे इसको? और ये चीज आसान करने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, ठीक है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज कब करेंगे? जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा कैसे देखो, x फॉलोज, x क्या है? रैंडम वेरिएबल, राइट? x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n एंड p, विथ पैरामीटर n एंड p। अब ये n होता क्या है? ये n होता क्या है? n यहाँ पे मुझे डिफाइंड रहेगा, डिफाइंड है, ठीक है? एक तो n क्या रहेगा मेरा? डिफाइंड है। नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे डिफाइंड है एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स आर काउंटेबल, ठीक है? नंबर ऑफ ट्रायल्स आर काउंटेबल, काउंटेबल भी है, डिफाइंड है, प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से उनके प्रोबेबिलिटी जो है वो मैटर नहीं करती, ठीक है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एक दूसरे की मैटर नहीं करेगी। मतलब अगर मैं 10 कॉइन टॉस कर रही हूँ तो हर एक कॉइन में प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है ऑफ गेटिंग सक्सेस एंड नॉट गेटिंग सक्सेस, दोनों में प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है। अगर ऐसा है, क्वेश्चन अगर ऐसा बोले कि मैंने 3 कॉइन टॉस किए और अगर 3 कॉइन टॉस करने के बाद तीसरे कॉइन पे टेल्स आया तो मैं अगला कॉइन टॉस करूंगी, दिस इज कंडीशनल। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल भी यूज नहीं कर सकते, ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। तो बाइनोमियल हो या पॉइजन हो, दोनों में हमको एक ही चीज याद रखनी है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस ईच ट्रायल में सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस ईच ट्रायल में सेम है। मैंने पिछले वाले लेक्चर में तुमको ये बताया था कि जब कॉइन 4 टॉस हो रहा है तो 0 1 2 3 4 क्या आ सकता है प्रोबेबिलिटी, राइट? ये मैंने बताया था, यहाँ पे हमने किया था q रेज टू 4, देन 3 नहीं 4 हाँ 4 p q क्यूब, देन 6 p स्क्वायर q स्क्वायर। ये सारी चीजें हमने एक जगह लिख के रखी थी कि ये इसी टेबल को याद करेंगे, राइट? पर अब इसमें 5 के ऊपर चला जाए तो ये मेरे लिए डिफिकल्ट बनेगा, और ये डिफिकल्टी हटाने के लिए अब इसी डिफिकल्टी को थोड़ा सा समझो कि ये डिफिकल्टी एक्चुअली नहीं है, ये जो हमने निकाला है ये हमने एक्चुअली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला है, ये हमने एक्चुअली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला। हम करेंगे उसको, मैं उसका तुमको प्रॉपर बता दूंगी कि ये कैसे आ रहा है। 4 तक का अपन ने रट लिया है, ठीक है? पिछले वाले मैंने बोला था पिछले वाले लेक्चर में कि वो उतना टेबल रट लेना और इतना ही करके चले जाओ तो भी तुम पास हो जाओगे आराम से, और प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर तुम्हारा आसानी से चला जाएगा। बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम ये x के वैल्यूज है, हमको एक्चुअली पूरा टेबल नहीं निकालना है,
क्वेश्चन में हमको कहीं पे भी पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं पूछा जाता, तो हमको यहाँ पे n डिफाइन करना है। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स लिख लेती हूँ मैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, एंड p डिफाइन करना है। p क्या रहेगा मेरा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। फिर q डिफाइन करना है 1 माइनस p। ओके, फिर q डिफाइन करना है 1 माइनस p। ये क्लियर है? और इसके बाद जब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी रैंडम वेरिएबल पूछा है, हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 कॉइन टॉस किया है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, हेड्स में बोला 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स। 10 मैंने कॉइन टॉस किए थे, क्या बोल रही हूँ, 10 कॉइन टॉस किए थे, तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? मैं यहाँ पे लिखूंगी x इज इक्वल टू 2, राइट? तो अब मेरा प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने का फॉर्मूला बनेगा क्या? NCX p रेज टू x q रेज टू n माइनस x, p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। तो NCX, n क्या है? 10, cx क्या था मेरा? 2, p रेज टू x मतलब 2, q रेज टू x मतलब q रेज टू n माइनस x, तो 10 माइनस 2, 10 माइनस 2। ये हुआ मेरा प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने का फॉर्मूला। क्लियर? समझ आ गया? अब ये जब हमने डिफाइन करने का क्लियर कर दिया, तो हमको जब क्वेश्चन आते हैं तब हम क्या क्या करेंगे? अब जब क्वेश्चन में पूछा जाए एटलीस्ट p ऑफ x इज मोर देन, नहीं, p ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 8, या फिर p ऑफ x इज मोर देन इक्वल टू 8, या फिर p ऑफ x इज इक्वल टू 8, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए तब हमको क्या करना है? इतना ही हमको इसमें नया समझना है, बाकी मेरा प्रोबेबिलिटी वाला काम पूरा सेम चलता जाएगा। एंड एक फॉर्मूला लर्न करना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या है? NCX p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2 पैरामीटर है, इसीलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पैरामीटर है? 2 पैरामीटर है। इट इज अ बाय पैरामेट्रिक फंक्शन। तो एक है फंक्शन n, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल, और दूसरा है p, प्रोबेबिलिटी। ये 2 पैरामीटर है। ओके, क्लियर हो गया? फॉर्मूला भी क्लियर है? NCX p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। देन अब और एक सिचुएशन आती है। अब यहाँ पे n जो है, ठीक है, n जो है वो बहुत बड़ा नंबर है, n जो है वो बहुत बड़ा नंबर है, और p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, ये p जो है ये बहुत स्मॉल नंबर है। समझने के लिए समझो, n जो दिया है, n मेरा 200 दिया है, हाँ, एंड p जो दिया है, p प्रोबेबिलिटी दिया है 0.01। इट इज नॉट पागलपंती, ये पागलपंती नहीं है, ये कंसेप्ट है। देयर इज एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसा कभी हुआ है क्या कि तुम्हारे घर में तुमने गेहूं, चावल, ये चीजें आते हुए देखी है, राइट? हाँ, अब मम्मी उसको तुम्हारी पूरा लेके छान के फिर तुम्हारे वो जो भी स्टोरेज वाला एरिया है, उस स्टोरेज वाले कंटेनर भी हो सकता है, उस स्टोरेज वाले कंटेनर में रख देती है। क्लियर? अब अगर तुमने उसको कभी नोटिस किया है तो वहां पे ये पॉइजन तुमको दिखेगा, बिकॉज अब अगर तुम वो 10 किलो 15 किलो गेहूं पकड़ो तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, एंड उसमें से जो खराब निकलने वाले हैं या फिर उसके अंदर जो कंकर निकलने वाले हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, राइट? हर वो छानते वक्त थोड़ी प्रोबेबिलिटी, हर एक तुम्हारे सैंपल में थोड़ी निकलने वाला है कंकर। कोई एक सिंपल कहीं पे तो छोटा सा रहेगा प्रोबेबिलिटी जो ऐसा है कि इसमें कंकर होने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मम्मी वो चेक करके फिर उसको कंटेनर में डाल के फिर रखेगी।
क्लियर ना? तो ये हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, ये पागलपंती नहीं है। दिस इज नॉट इवन पागलपंती का पी भी नहीं है, ये हम हर जगह यूज करते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अब अगर मुझे पॉसिबिलिटी बोलने जाओ तो पॉसिबिलिटी तुम्हारे एग्जाम पे आ जाते हैं। एग्जाम नजदीक आ रही है ना? अगर वहां पे कोई तुमको इतनी सी गारंटी भी दे दे, 0.01% भी गारंटी दे दे कि हम तुमको पास करा देंगे, क्या करोगे? उसका मानोगे ना? नहीं, क्यों नहीं मानोगे यार? मानोगे। हाँ, क्या होता है उस टाइम के लिए मानोगे, क्योंकि तुम्हारे पास सिलेबस पड़ा है 200 का। और अगर तुमको कोई 0.01 भी बोले ना कि हाँ मैं पास करा दूंगा, तुम मानोगे उसकी बात? तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, या प्रोबेबिलिटी, पूरा की पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर हो, ये कहीं पे भी तुम्हारा इलॉजिकल चैप्टर नहीं है। इट इज प्योरली लॉजिकल चैप्टर जिसको तुम डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, और यूज करना भी चाहिए। बट तुम एक्चुअली यूज करते भी हो, तुमको पता नहीं है कि तुम यूज कर रहे हो। अब ये क्लियर है? देखो पॉइजन से कहां तक लेके चले गए। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एन जो है वो बहुत लार्ज है एंड पी जो है पी बहुत स्मॉल है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, मुझे आंसर क्या मिलेगा? इंटू 1, 200 इंटू 0.01 क्या मिलेगा? अरे 200 इंटू 1/100, राइट? 2 आने वाला आंसर। हाँ, तो अब ये 2 जो आया इसको हम बोलते हैं m, इस 2 को हम बोलेंगे m। m क्यू? अब m यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, पॉइजन में m जो है वो सिंगल पैरामीटर है। इसका फॉर्मूला भी देख लो, पॉइजन का क्या है? e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। क्लियर? तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन मैं बाइनोमियल से सॉल्व कर सकती हूँ उसी क्वेश्चन को मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से भी सॉल्व कर सकती हूँ। एंड जो क्वेश्चन मुझे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पूछा है मैं उसी क्वेश्चन को बाइनोमियल से भी सॉल्व कर सकती हूँ। दिस इज द लिंक बिटवीन द बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोनों का फॉर्मूला क्लियर है? दोनों के फॉर्मूले क्लियर है? फॉर्मूले में कोई डाउट नहीं है? फॉर्मूला क्लियर है? यहाँ पे क्या था? m। हाँ, m इज अ पैरामीटर, m का वैल्यू क्या है? n इंटू पी। ओके, स्मॉल n इंटू पी, यहां से मुझे m मिल जाएगा। अब अगला जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, दैट इज मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल, राइट? मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इन binomial distribution is n into p, and variance of x in binomial distribution is n into p into q. This is short. अब मुझे यहाँ पे पूरा टेबल नहीं बनाना, पर मुझे n p और q चाहिए। हाँ, तो ये अगर क्वेश्चन आ गया 2 मार्क के लिए तो तुम कर सकते हो, 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में भी आ सकता है, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है। पर 3 मार्क के लिए आया तो तुमको वेरिएंस देंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू देंगे और एन पी क्यू फाइंड करने बोलेंगे। करेंगे हम, बताती हूँ। अरे अभी चैप्टर शुरू किया है मैं बस। हाँ, है क्वेश्चंस ऐसे, और वो कर सकते हैं। इजी है, मैं पहले से बोल रही हूँ, मैथ्स इजी है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली जाओ और ऑटोमेटिकली तुमको बहुत सारे कंसेप्ट खुद से समझ आ जाएंगे कि मैं अगर इतने सिंपल वे में कर सकता हूँ तो मेरा मैथ्स बहुत आसानी से चला जाएगा। और सिंपल सिंपल तरीका होता है मैथ्स का, एक ही तरीका है, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला में फिगर्स पुट करो और वो फिगर्स ढूंढने का है। क्योंकि अब इसमें तो वर्ड प्रॉब्लम आएंगे सारे, तो तुमको वो फिगर्स ढूंढने पड़ेंगे, हर एक पैरामीटर ढूंढना पड़ेगा। तो वो कहाँ से ढूंढोगे पैरामीटर? तो उसके लिए तुमको वो समझना जरूरी है कि n क्या है, p क्या है, q क्या होगा, m क्या है, राइट? हाँ, अब इससे अच्छी वाली बात, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x। ये दोनों सेम होते हैं।
ये दोनों सेम होते हैं, और अब ये सेम होते हैं तो ये होते क्या है, ये होता है m, ये होता है m। क्लियर? हाँ, दिस इज इजी, ये इजी है एक्चुअली। बहुत सारे लोगों को ना बाइनोमियल और पॉइजन ऐसा लगता है कि इट इज अ डरावना, इसके क्वेश्चन आ गए तो हमसे तो सॉल्व होने नहीं है। पर मैं आज जो बता रही हूँ तुमको, इस तरीके से जाओगे तो तुम्हारे बाइनोमियल के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पॉइजन के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और एकदम आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हमको पूरे के पूरे बाइनोमियल और पॉइजन में बस इतनी चीजें याद रखनी है। यस, इतनी सी चीजें याद रखनी है। हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज रह गई है, दैट इज NCX का एक्सपेंशन। तुमको, मुझे पता है तुमको 11th का कुछ याद नहीं होगा, है ना। कंप्यूटर तुमको वो कॉम्बिनेशन याद ही नहीं आ रहा होगा। तो हाँ, अब मैं बता रही हूँ तुमको NCX का फॉर्मूला। NCX मैं यहाँ पे जानबूझ के x यूज कर रही हूँ तुम्हारे लिए, अदरवाइज ये NCR का फॉर्मूला है इन कॉम्बिनेशन। मैं x यूज करूँ तो भी सेम ही आएगा, हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जाना है तो NCX से ही जाएंगे। ओके, तो NCX इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल इंटू n माइनस x फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल इज जो भी डिजिट मुझे दिया है वहां से लेके 1 तक मैं हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करती जाऊंगी। दिस इज अ फैक्टोरियल। जो भी डिजिट दिया है वहां से मैं पीछे 1 तक, 5 फैक्टोरियल बोला है, 5 फैक्टोरियल अगर बोला है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होगा मेरा 5 फैक्टोरियल का आंसर। तो मैं सिंपली तुमको बोल रही हूँ n अगर लिखा है तो n से मुझे -1 करते करते 1 तक जाना है, उल्टा जाना है 1 तक, उल्टी गिनती गिननी है 1 तक, जितने भी डिजिट होंगे उनको मल्टीप्लाई करना है। डन, फैक्टोरियल। ओके, क्लियर? हाँ, ये हुआ मेरा पूरा के पूरा फॉर्मूला। ओके, अब जिसको भी बाइनोमियल और पॉइजन में गड़बड़ हो रही है, इतनी सी चीजें याद रखो, तुम्हारा बाइनोमियल और पॉइजन खत्म हो गया। एक्स्ट्रा की चीजें मैं हटा देती हूँ। ये इतना सा तुमको याद रखना है। ओके, क्लियर? अब चलते क्वेश्चंस पे, बाइनोमियल के क्वेश्चन। अब देखो क्या बोला है, 5 cards are drawn successively with replacement, replace कर रहे हैं। ओके, from a well shuffled deck of a card of a 52 cards। ठीक है, find the probability that all 5 cards are sped, then only 3 cards are sped and none is a sped। अरे क्यों ऐसे तुम लोग बाइनोमियल को ऐसे क्यों समझते हो रे कि अरे यार कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया। वाई? तुम्हारा बाइनोमियल में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुमको ना वर्ड प्रॉब्लम की आदत नहीं है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा दिक्कत है, तुमको वर्ड प्रॉब्लम की आदत नहीं है। जैसे ही मैथ्स में वर्ड्स दिखे तुम हो जाते हो गड़बड़। करेक्ट है? वर्ड्स दिखते ही तुम हो जाते हो गड़बड़। अरे इतने सारे वर्ड्स आ गए, इसका क्या करना है, कहाँ से ढूंढू? सिंपल वर्ड्स को समझो। क्या बोला है? 5 कार्ड्स आर ड्रॉन। ठीक है, हम सिंपल सिंपल तरीके से जाएंगे। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, 5 कार्ड ड्रॉ किए, किसमें से? 52 कार्ड्स में से, राइट। और 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड ड्रॉ किए, पर वो रिप्लेसमेंट के साथ है। अब ये सिंपल सा अगेन एक पॉइंटर है कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट आता, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट आता तो तुम बाइनोमियल यूज नहीं कर सकते, बिकॉज मेरी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी हर एक कार्ड के साथ, हर एक ड्रॉ के साथ। विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट आता, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या? मैंने एक कार्ड निकाला, कितने बचे? 51 बचे। हाँ, तो 51, अब अगेन स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी ना, तो हमको प्रोबेबिलिटी चेंज चाहिए क्या? बाइनोमियल में हमको प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं चाहिए, हमको प्रोबेबिलिटी सेम चाहिए। तो विथ रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन ही तुम्हारे बाइनोमियल से सॉल्व होंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन तुम्हारे बाइनोमियल से या पॉइजन से सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट वाले है भी नहीं तुम्हारे इसमें क्वेश्चन, पर गलती से आ भी गया तो तुमको ये क्लियर कट समझ में आना चाहिए। विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब यहाँ पे हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है। मैं बाइनोमियल एंड पॉइजन यूज नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ अलग तरीके से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करना पड़ेगा।
ठीक है, दिस इज अ सिंपल वे। ओके, अब 5 कार्ड ड्रॉ करने हैं, क्लियर, 5 ही कार्ड ड्रॉ करने हैं। तो रैंडम वेरिएबल एक्स क्या होगा? 0 1 2 3 4 5, क्योंकि स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। हर जगह देखो स्पेड 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 है। अच्छा बताओ स्पेड कितने हैं? स्पेड कितने हैं? 13 स्पेड होते हैं। हाँ, तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 13/52। हाँ हाँ, 1/4। तो स्पेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 - 1/4, 3/4। देखो, हाँ, अब ये क्लियर है? प्रोबेबिलिटी निकाल ली। क्यों निकाल लिया? मैंने बताया, तुम नहीं बताया। हाँ तो वही बोल रही हूँ ना, तुमने ही बताया, मैंने थोड़ी बताया। तुमने ही बताया ना, तो तुमको आता है। जब तुमको आता है तो फिर डरते क्यों? अब देखो, पी मिल गया तुमको, क्यू मिल गया, लिखेंगे। एन बताओ, एन क्या है? चलो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करती हूँ मैं। एन तुम 52 लोगे या 5 लोगे? 5 लोगे। देखो अभी ये भी जवाब तुमने ही दिया, 5 लोगे। तो फिर क्यों बोलते हो कि हमको आता नहीं है? जब तुमको कंफ्यूज हो रहा है ना, एक सिंपल वे, कंफ्यूज कहाँ हो रहा है तुमको? तुमको नहीं समझ आ रहा है कि ड्रॉ क्या किया है और कितने में से किया है। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा समझो, ड्रॉ कितने किए हैं वो तुम्हारा हमेशा एन होगा। जितना तुम ड्रॉ कर रहे हो, जितने भी तुम निकाल रहे हो बाहर, वो तुम्हारा एन होगा। और जितने में से निकाल रहे हो वो तुम्हारे लिए पी निकालने के काम आएगा। सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, जितने में से तुम जितने ड्रॉ कर रहे हो, जितने ड्रॉ कर रहे हो वो तुम्हारा एन होगा, और जितने में से निकाल रहे हो वो तुम्हारा पी निकालने के काम आएगा। ठीक है, वो पी नहीं है, वो पी निकालने के काम आएगा। ओके, क्लियर, समझ आ गया? हाँ, तो अभी चलो लिखते हैं। व्हाट इज, सबसे पहले हमको हमको बताना पड़ेगा कि इट इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आंसर निकालूंगी। तो हमको पहले, अरे सॉल्व करने के लिए ही तो तुम, मैं बोल रही हूँ, देख एग्जामिनर को नहीं पता कि तुमको पता चल गया इट इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो तुम्हारा आंसर देखेगा। तुमको लिखना पड़ेगा कि वाई एक्स फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वाई एक्स फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पहले तुम पहले पी लिखोगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड इन ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट, ये बताना पड़ेगा। Therefore, x follows the binomial distribution with parameter n and p. Okay? अरे लिखने दो, मैं लिखूं कि तुम लोग लिखोगे? अगर लिख रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, मैं डिक्टेट करती हूँ। डिक्टेट करूं? वाह ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लिखो, रैंडम वेरिएबल x denotes, रैंडम वेरिएबल x denotes क्या डिनोट करेगा? नंबर ऑफ स्पेड्स। क्वेश्चन से ही निकालना है, ये क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं, क्वेश्चन से ही निकालना है हमको। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेड्स ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। लिख लिया? हम्म, अब तुमने ये डिफाइन कर दिया, राइट? अब आगे, P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड, P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड। मैं एक बार ना स्टेप्स लिख देती हूँ तुम्हारे लिए, तुमको डिक्टेट करते करते ही स्टेप्स लिख रही हूँ, तुम लास्ट में ये स्टेप्स लिख के रख देना। ठीक है, P is equal to probability of getting pairs is equal to 13/52, which is equal to 1/4। इसको आगे ही equal to 1/4 लिखा तो भी चलेगा।
नहीं नहीं, क्यू अभी डिफाइन मत करना, अभी अपन ने पी डिफाइन किया, ठीक है, हो गया पी डिफाइन। अब पी डिफाइन हो गया तो उसके बाद लिखो probability of getting success is same for all the 5 drawn, for all the 5 draws. Therefore X follows binomial distribution with parameter n and p, with parameter n and p. तो x follows binomial distribution, n क्या है मेरा 5, p क्या आया था 1/4, ये बस लिखना है, ओके। इसके बाद एक और स्टेटमेंट डालो, एक मिनट, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू 5 एंड p हमने डिफाइन कर दिया था पहले, तो p इज इक्वल टू 1/4, देयरफॉर q इज इक्वल टू 3/4, 1 माइनस 1/4 आ गया। ये क्लियर है। अब पहला क्या बोला है, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, मतलब x क्या आया। अब इसके बाद हमको पहले लिखना है p ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, p ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू NCX p रेज टू x q रेज टू n माइनस x, ठीक है, ये लिख लिया। तो p इज इक्वल x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है 5, राइट। तो स्मॉल x के जगह पे 5 पुट करना है, और n कितना था मेरा, n और p के वैल्यूज यहाँ से ऊपर से लेना है, तो 5c5, p क्या है 1/4 रेज टू 5, q इज 3/4 रेज टू 5 माइनस 5, ओके। 5c5 कितना आएगा, फॉर्मूला क्या है मेरा 1 आएगा, फॉर्मूला क्या है, अब इस क्वेश्चन में 1 आ रहा है तो मुझे फॉर्मूला तो एक बार बताने दो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, आंसर 1 ही आने वाला है। जिसने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से किया है 11th में, उसको ये रट गया होगा कि 5 इज इक्वल टू 1 आता है, ओके। 1/4 रेज टू 5, तो आंसर क्या आया इसका 3/4 रेज टू 0, 1/4 रेज टू 5 आएगा, और तुमको अच्छे से लिखना है तो क्या आएगा 1/4 रेज टू 5, लिखना है लिख दो, नहीं लिखना है मत लिखो, चलेगा। अगर वो भी आंसर करना है तो 1/1024 ये भी कर सकते हो, क्लियर। जिसको कैलकुलेशन आता है वो कैलकुलेशन कर ले, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। अब x इज इक्वल टू क्या आया, p ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 3, तो इज इक्वल टू 5c3 1/4 रेज टू 3, 3/4 रेज टू 5 माइनस 3 2, क्लियर। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 1/4 रेज टू 3 एंड एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा अपन आंसर कर ही देते हैं, 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या आता है 9/16, 16 मत लिखो, एक काम करो कुछ प्रॉपर इसमें 9/4 रेज टू 5 करो, सेम ही होगा। तुमको 16 लिखना है, अगले स्टेप में 1024 लिख देना, अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में तुम्हारा 1024 ही आने वाला है। हाँ 5 फैक्टोरियल, अब 5 फैक्टोरियल को क्या करोगे कैलकुलेशन के लिए 5 इंटू 3 नहीं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कट हो गया इंटू 9/1024, या फिर 4 रेज टू 5 भी रख सकते हो।
अब क्या होगा यहाँ पे, ये 2 1 जा 2 2 जा, क्लियर। तो 10 इंटू 9 90/1024। इसको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट भी कर सकते हो, नहीं करना है तो ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा की पूरा फंक्शन लिखना नहीं है, तो तुम यहाँ तक रख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नन इज अ स्पेड। नन इज अ स्पेड मतलब x इज इक्वल टू 0 लेना है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो 5c0 1/4 रेज टू 0 3/4 रेज टू 5। 5c0 कितना आएगा, 1 1 ही आएगा। 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 0 1 आता है। हाँ, ये भी 1 आएगा इंटू 3 रेज टू 5 अपॉन 4 रेज टू 5 कितना आएगा, 3 रेज टू 5। करना है करो, नहीं करना है 3 रेज टू 5 अपॉन 1024। जो याद है वो करो, जो नहीं याद है उसको इतना मत लोड लो। और करके रखने की इच्छा है तो बता दो क्या आएगा, 3 रेज टू 5। 243। डन, क्लियर, समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो हो गया सही, क्वेश्चन वापस करते हैं। The probability that the bulb produced by a factory will fuse after 200 days of a use is 0.2. Let x denotes the number of bulbs out of 5 that fuses after 200 days of use. Find the probability of x is equal to 0, x is less than equal to 1, x is more than 1 and x is less than more than equal to 1। 4 आंसर करने हैं हमको इसमें यहाँ पे। अब ये बताओ, इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे n चाहिए, मुझे p चाहिए और मुझे q चाहिए, राइट। तो n क्या है तुम्हारा, n n n बल्ब कितने हैं मेरे पास, तो फिर n 200 कैसे हुआ, रीड रीड रीड। हाँ, बल्ब कितने हैं मेरे पास, 5, तो n क्या हुआ मेरा 5। ओके, n 5 हुआ। p क्या है, 0.2। 0.2 पॉसिबिलिटी है कि बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाएगा, तो p मेरा क्या है 0.2। ओके, क्लियर। n मिल गया, p मिल गया, q भी पता चल जाएगा, 1 माइनस p 0.8। डन। हाँ, अब हमको करने कैलकुलेशन, तो पहले क्या लिखोगे, क्या गिवन है, n इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 0.2। पर ये मेरे को बताना भी पड़ेगा ना कि इट इज अ x फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो तो, हाँ चलेगा ना, तुमको बस बताना है कि x फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमको x डिनोट करना पड़ेगा। x डिनोट्स, जो क्वेश्चन में दिया था वैसे ही लिखना है। x डिनोट्स क्या, नंबर ऑफ बल्ब्स फ्यूज नंबर ऑफ बल्ब्स फ्यूज आफ्टर 200 डेज, ठीक है। therefore n is equal to 5 and p is equal to 0.2। therefore x follows binomial distribution with 5 and 0.2। यहीं पे q डिफाइन करो, q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8, 0.8। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसमें मेरा, नहीं पहले लिखो, पहले लिखो। therefore p of x is equal to small x is equal to n c x p raised to x q raised to x n minus x।
फॉर्मूला लिखो पहले एंड देन अब करो आंसर। क्या है फर्स्ट? व्हेन x इज इक्वल टू 0, राइट? तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, 5c0 0.2 रेज टू 0 0.8 रेज टू 5, 5c0 1 आएगा, ये भी 1 आएगा एंड ये क्या आएगा 0.8 रेज टू 5। डन, आंसर कंप्लीट। 0.8 रेज टू 5 ऐसे ही रहना देना, करते बैठो करना है तो, पर मेरे हिसाब से आंसर उन्होंने बोर्ड वालों ने भी ऐसे ही दिया। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन x इज इक्वल टू क्या दिया है? x इज लेस देन 1 कि लेस देन इक्वल टू 1? क्वेश्चन क्या दिया है? x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या? 0 भी चलेगा और 1 भी चलेगा, राइट? तो हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा, x इज लेस देन इक्वल टू 1, इसी का मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1। वो अपन ने आंसर निकाला है। मैं एक दूसरा तरीका बताती हूँ, जब भी ऐसे बड़े क्वेश्चन आए तो यहाँ पे तुम कर क्या सकते हो। चलो, 5c0 0.2 रेज टू 0 0.8 रेज टू 5 प्लस 5c1 0.2 रेज टू 1 एंड 0.8 रेज टू 4। अब बताओ इसमें तुम्हारा क्या कॉमन आएगा? 0.8 रेज टू 4, तो ले लो उसको 0.8 रेज टू 4। इधर ब्रैकेट में 1 इंटू 0.8 बचा, राइट? तो 0.8 फर्स्ट वाले साइड में प्लस 5c1 क्या आएगा? 5 इंटू 0.2, ये इस साइड का कैलकुलेशन, तो 0.8 रेज टू 4 ब्रैकेट में क्या आएगा? 0.2 इंटू 5, 1 आता है, तो 1.8। ये हुआ तुम्हारा आंसर कंप्लीट। क्लियर? मल्टीप्लाई क्यों करना है? इतना आंसर रखा तो भी चलेगा। जब कैलकुलेशन तुमको बड़ा लगता है ना, तो तुम आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हो। इट नॉट नेसेसरी कि तुम पूरा आंसर निकालो, क्योंकि बोर्ड जो है वो तुमको एक्चुअली क्या देखना चाह रहा है? तुम्हारा एप्लीकेशन देखना चाह रहा है कि तुमको ये आ रहा है क्या लिखने। ये कैलकुलेशन तो वैसे ही तुमको क्या बोलते हैं, बिना कैलकुलेटर के करने में बहुत टाइम जाएगा। तो तुमने अगर ऐसे ही आंसर छोड़ दिया तो भी वो इट्स ओके, मिल जाएंगे मार्क्स, पर वो एक्चुअल एप्लीकेशन यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? x इज मोर देन 1। अब x इज मोर देन 1 के लिए क्या करेंगे? 1 के आगे कुछ भी हो सकता है, राइट? तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन 1 के आगे कुछ भी, इसका मतलब 2, 3, 4 एंड 5, राइट? 2, 3, 4, 5 सारे आने वाले। तो मैं 4 लोगों को ऐड करूं, 4 लोगों को ऐड करूं, या फिर मैं 0 और 1 को माइनस करूं। समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने क्या देखा था? समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1। तो मैं 1 में से x इज लेस देन इक्वल टू 1 वाला कर सकती हूँ माइनस, और 1 में से मैंने वो x इज लेस देन इक्वल टू 1 जो भी है उसका आंसर निकाला है। क्लियर? समझ आया? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज मोर देन 1 is equal to 1 minus probability of x is less than equal to 1. तो लेस देन इक्वल टू 1 का आंसर मेरे पास है 1 माइनस, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही निकाला है, 0.8 रेज टू 4 इंटू 1, 0.8। डन।
कैलकुलेट करोगे तो आंसर मिल जाएगा, करके देख लो। 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, 8 8 रेज टू 4 करो, फिर पॉइंट देंगे। 8 रेज टू 4 कितना आता है? कैलकुलेटर पे नहीं करना है, कैलकुलेटर पे नहीं करना है। हाँ, नॉट 40.96, रेज टू 4 करना है। तो पॉइंट भी 4 पॉइंट छोड़ के दे, 4 डिजिट छोड़ के देना पड़ेगा ना। मैं क्या बोल रही हूँ, कैलकुलेटर तुमको अलाउड नहीं है। तो मैं अगर मेरे को अभी कैलकुलेटर दिखा, मैंने तुमको बोला 8 रेज टू 4 का आंसर निकालो, तो 8 रेज टू 4 का आंसर इज 4096। ये अगर आ रहा है तो इतना लिखोगे। हाँ, अब मुझे बोलो ये 0.8 है, 0.8 मतलब क्या, 4 पॉइंट के बाद देना, 4 डिजिट के बाद देना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 इधर आएगा, ये आएगा तुम्हारा 0.8 रेज टू 4 का आंसर, इंटू 1.8। तो इंटू 1.8 करो, क्या आता है? पॉइंट छोड़ना है तो वापस क्या करोगे? 18 इंटू, कैलकुलेटर यूज मत करना। और अब इसको 1 में से माइनस करना है, तो 1 माइनस 0.73728। अब अभी यहाँ पे निकाला है तो इसके पहले वाले आंसर में भी लिख दो। यहाँ पे लिख दो, इसका आंसर कितना है? 0.73728। मैं तुमको कैलकुलेशन फास्ट कैसे करना सिखा रही हूँ, तो डोंट यूज कैलकुलेटर। एग्जाम में मेरे बार बार वर्ड्स याद आएंगे, उसके पहले खुद अभी से समझ जाओ कि कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, 12th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। यही चीज मैं कहीं और सिखाती रहती तो मैं कैलकुलेटर पे बताती कैसे आता है, पर जब तुमको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो हमको बिना कैलकुलेटर के भी आना चाहिए। अब 8, यहाँ पे 8 रेज टू 5 का आंसर क्या आता है बताओ? हाँ, 5 से क्यों, 8 से। हाँ। तो यहाँ पे भी ये आंसर अब कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो कि नहीं? 0.32768। हाँ, तो थोड़ा लॉजिकली करने जाओ तो कैलकुलेशन होते हैं। हाँ, 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा आंसर? करो। इतना आया। 26 रे। क्लियर? चलो नेक्स्ट, फोर्थ। 26272। देख लो अभी कैसे आया, कैलकुलेशन करो। चलो, पी ऑफ एक्स, अब लास्ट में क्या दिया है हमको, लास्ट का क्वेश्चन, व्हेन एक्स इज मोर देन इक्वल टू 1। मोर देन इक्वल टू 1 मतलब क्या? 1 भी चलेगा। अब 1 भी चलेगा मतलब क्या? ओनली 0 नहीं चाहिए, ओनली 0 नहीं चाहिए। तो पी ऑफ एक्स इज मोर देन 1, इसी का मतलब क्या होता है? 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, क्या आया था अपना आंसर फर्स्ट क्वेश्चन में? 0.32768 ना। हाँ, 768, 768। करो आंसर। 673, 3 कहाँ से आएगा? हाँ, सॉरी।
मैंने क्या किया? क्लियर? आगे आंसर। हाँ, अब तुमको बस क्या क्या याद रखना है, समझो। जब लेस देन इक्वल टू हो तो तुम्हारा आंसर तो आ जाएगा, क्योंकि हमको उतने ही एडिशन करना है, छोटे छोटे एडिशन करना है। बट जब मोर देन आए तो हमको हमेशा याद रखना है, हमको वन माइनस लेस देन में जाना है। ओके, अब जैसे ही वन माइनस लेस देन में कब जाओगे और कैसे जाओगे? अगर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है? मोर देन वन। मोर देन वन मतलब क्या? वन नहीं चाहिए, वन के ऊपर चाहिए। वन नहीं चाहिए, वन के ऊपर चाहिए, मतलब क्या? वन एंड जीरो, इनका एडिशन लेना पड़ेगा। तो वो आंसर हमने पहले किया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ठीक है, देन x इज मोर देन इक्वल टू वन। मोर देन इक्वल टू वन मतलब क्या? ओनली जीरो नहीं चाहिए, तो वन माइनस जीरो का प्रोबेबिलिटी। डन? क्लियर? हमेशा यही याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 10 balls are marked with the digit 0 to 9. If 4 balls are drawn, are selected with a replacement, what is the probability that none is marked 0? n क्या है? वापस पढ़ो क्वेश्चन। मैंने तुमको क्या बोला था? हाँ, क्या बोला था? जितने ड्रॉ कर रहे हो वो n है, और जिनमें से ड्रॉ कर रहे हो वो p निकालने के काम आएगा। p बताओ क्या है? तो x डिनोट्स क्या डिनोट कर रहा है? तो denote number on the 4 balls drawn. x denote, किधर लिखा मैंने? x denotes number on 4 balls drawn. ठीक है, n is equal to 4, p is equal to 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/10। तो 1/10, 0 to 9 डिजिट्स है ना, 10 डिजिट है। therefore q is equal to 9/10। फिर क्या लिखेंगे? x follows binomial distribution with 4 and 1/10। n and p, therefore p of x is equal to small x is equal to 4c x 1/10 raised to x 9/10 raised to 4 minus x। ठीक है, ये वाला भी लिख सकते हो, या फिर फॉर्मूला भी लिख सकते हो, तुमको जो प्रेफरेबल हो। 4 minus x, 9/10, 4 minus x, ये उस साइड का है, पहले वाला है, इसीलिए हटा रही हूँ उसको। क्लियर? मैंने फॉर्मूला ही पुट किया है, NCX P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x। बस n के जगह n की वैल्यू पुट कर दिए, p के जगह p की वैल्यू पुट कर दिए, q के जगह q की वैल्यू पुट कर दिए। अब मुझे क्या पूछा है कि एक भी जीरो नहीं आना चाहिए, तो नन जीरो मतलब x की वैल्यू जीरो है, तो 4c0 1/10 रेज टू 0 एंड 9/10 रेज टू 4, 9/10 रेज टू 4। 9/10, अरे 9 रेज टू 10 रेज टू कैसे बोल रहे हो? 81 का स्क्वायर कर दे। पर इतना बड़ा आंसर निकालना क्यों है तुमको? वह तुमको निकालने बोला है, निकालो, इच्छा है निकालने की, निकालो। डन?
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी लास्ट टाइप के क्वेश्चन। अब बोला है गिवन दैट x follows the binomial distribution with n and p। n की वैल्यू दी है, p की वैल्यू दी है, e ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या करोगे, मुझे e ऑफ x का वैल्यू क्या पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, n इंटू p, राइट? तो करो n इंटू p, 10 इंटू 0.4 कितना आया, 4। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मिल गया, वेरिएंस ऑफ x n इंटू p इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू नहीं है मेरे पास तो क्यू की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। जब गिवन लिखते हो तो n p एंड q की वैल्यू लिख देना 0.6। तो यहाँ पे क्या आया, 10 इंटू 0.4 इंटू 0.6, तो 4 इंटू 0.6 2.4, ये रहा 2.4 वेरिएंस ऑफ x। क्लियर है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब अगले जो क्वेश्चन है वो हम ज्यादा ट्राई करेंगे, बिकॉज n एंड p देने के बाद q फाइंड करना आसान है, बट अगर मुझे प्रोबेबिलिटी दी है, वेरिएंस दिया है, या फिर उसके साथ एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ दिया है एंड वहां से मुझे n p q ऐसा कुछ फाइंड करना है, तो थोड़ा सा टाइम जाता है। तो हम ये वाले तीनों क्वेश्चन करेंगे। एक सेकेंड, चलो अभी क्या दिया है, p दिया है 0.6 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दिया है तुमको 6। अब फाइंड करना है n, एक्सपेक्टेड वैल्यू का पहले फॉर्मूला लिख लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू n इंटू p। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया है तो 6 के जगह 6 पुट करो, 6 के जगह एक्सपेक्टेड वैल्यू के जगह 6 पुट करो, n के जगह n ऐसे ही रखो, रहने दो, एंड p के जगह 0.6 पुट करो। क्या करोगे, 6 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 10, 6 अपॉन 0.6। क्लियर? अब n मिल गया तो हमको क्या फाइंड करने बोला है आगे, वेरिएंस ऑफ x। n मिल गया, p है, मैं q बता सकती हूँ, राइट? q इज इक्वल टू 1 माइनस p, तो क्या आएगा, 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू n p q, 10 इंटू 0.6 इंटू 0.4, अभी निकाला था हमने 2.4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब n दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दिया है, प्रोबेबिलिटी एंड वेरिएंस ऑफ x निकालना है। अब n दिया है, ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अब देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दिया है तो हमारी शुरुआत एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x से होगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कितना दिया है, 10, n कितना दिया है, 25। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला पुट करो, n इंटू p इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू है 25, p इज इक्वल टू 10, p की जगह p रखो, तो p इज इक्वल टू 10 अपॉन 25। कितना आएगा ये, 10 अपॉन 25, p आ गया, q, q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, तो 0.6। अब हमको क्या फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, n इंटू p इंटू क्यू। तो n है तुम्हारा 25, p है तुम्हारा कितना आया था 0.4, एंड q है 0.6। करो फिर, 6। हाँ यहाँ पे आसान भी है, ये वाला आंसर वैसे ही 10 है, तो 10 इंटू 0.66 लिख सकते हो, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बाइनोमियल का, फिर हम पॉइजन के क्वेश्चन करेंगे। n 10 दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 8 दिया है और वेरिएंस दिया है, सेम प्रोसेस करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू की जगह अभी डायरेक्ट कराती हूँ मैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू की जगह एक्सपेक्टेड वैल्यू की फॉर्मूला पुट करो, n इंटू p इज इक्वल टू 8,
तो P इज इक्वल टू 8/10, इसका मतलब 0.8। इफ P इज इक्वल टू 0.8, N इज इक्वल टू 10, Q क्या होगा 0.2। तो वेरियंस NPQ 10 इंटू 0.8 इंटू 0.2, 8 इंटू 0.2 1.6। डन, क्लियर। अब चलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के पास। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, चलो अभी X follows Poisson distribution P with a parameter M। अब M की वैल्यू दी है मुझे 1.2। फाइंड P of X is equal to 3। X की वैल्यू 3 है और हमको फाइंड क्या गिवन क्या दिया है, पॉइंट e रेज टू माइनस 0.5। कुछ गड़बड़ नहीं है? मेरे को क्वेश्चन चेक करने दो ना। प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। इट्स नॉट पॉसिबल कि यहाँ पे तुमको इसकी वैल्यू दी है, m इज इक्वल टू 1.2 दिया है एंड यहाँ पे 0.5 की वैल्यू दी है। तो अगर ऐसा कहीं दिखे तो जिस e की वैल्यू दी है वही तुम्हारा पैरामीटर कंसीडर करना और उसी का आंसर निकालना, ठीक है। तो 0.5 रहेगा, ओके। चलो अभी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, एक बार बताओ। P ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू क्या आता है, e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। अभी हमको क्या पूछा है, अब ये पूछने के पहले हमको बताना पड़ेगा ना कि मेरा रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 0.5, राइट। देयरफॉर P ऑफ x इज इक्वल टू दिस। अब P ऑफ x इज इक्वल टू 3 पूछा है तो e के जगह e रेज टू माइनस 0.5 इंटू 0.5 रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये आएगा तुम्हारा इधर क्या है 0.6065 इंटू 0.5 रेज टू 3। 0.5 रेज टू 3 कितना आता है, 5 का क्यूब 125, 0.125 अपॉन 6। करो कैलकुलेट, कैलकुलेट करो आंसर। हाँ कैलकुलेशन से मल्टीप्लाई। हाँ तो कर दो ना, मैं थोड़ी पूछ रही हूँ तुमको कैसे करना है, मैं बोल रही हूँ कैलकुलेट करो। पहले तुमको अगर मल्टीप्लिकेशन करना है मल्टीप्लिकेशन करो, फिर डिवाइड करो। तुमको पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करो देन मल्टीप्लिकेशन करो। तुमको जैसे इच्छा लगे कैलकुलेटर यूज मत करना, बिल्कुल भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, तुम्हारी इच्छा। तुमको डिवाइडेड बाय 6 करना है, पहले डिवाइडेड बाय 6 करो फिर मल्टीप्लाई करो। नहीं होता है तो पॉइंट वैसे भी आने वाला है, पॉइंट तो वैसे भी है। चार डिजिट तक आंसर निकाल के छोड़ देना, ज्यादा डिजिट्स निकालते मत बैठना। पर यहाँ पे तुम्हारा वो कैलकुलेशन दोनों भी पॉइंट पॉइंट में है तो पढ़ा जा सकता है, पर लिखते वक्त 4 डिजिट तक ही रखना। चलो आगे आंसर, डिवाइडेड बाय 6। पॉइंट तो अभी पॉइंट क्या करना है तुमको, इधर 4 है यहाँ पे 3 डिजिट है, टोटल कितने हुए हैं 7 डिजिट, तो 7 डिजिट के बाद पॉइंट दे दो। सिक्स, कैलकुलेशन तुम्हारा कुछ और आया है रे, गलत आया है। ऊपर का न्यूमरेटर का कैलकुलेशन तूने गलत किया है कुछ, 0.0 ये आता है, लिख के रखा है मैंने। हाँ चेक कर लेना, कैलकुलेशन करते रहना आराम से। अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि हमको कंसेप्ट कवर करना है।
हाँ, इफ x हैज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद अ पैरामीटर m और एक क्राइटेरिया दिया है, देन फाइंड दिस। अब इसमें बोलूं क्या, इसमें बताऊं क्या, पहले क्या होगा, इसमें हमको क्या करना है, पहले ये क्राइटेरिया पकड़ना है और इस क्राइटेरिया से m का आंसर निकालना है, और उस m के आंसर के बाद हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन इक्वल टू 2 का आंसर निकालना है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम पहले m का आंसर निकालते हैं, फिर देखते हैं। m का आंसर निकालने के लिए मेरे पास क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, वो आएगा हमको, वो क्वेश्चन से समझ आ रहा है, पर वो मुझे बताना पड़ेगा m इज इक्वल टू 3 आता है, तो उसके लिए मुझे क्राइटेरिया क्या दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 3, राइट। और कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, 2 वगैरह कुछ मल्टीप्लीकेशन नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे e रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब ये e रेज टू माइनस एम कट हो गया, राइट। यहाँ पे 2 m कट हो गए, एक ही m बचेगा, तो इधर मेरे पास बचा m, यहाँ पे बचा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे बचा 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को मैं उस साइड लेके चली गई, ओके। हाँ, तो आंसर क्या आया, 3 इज इक्वल टू m। 3 आने वाला है, ये तुम्हारा क्रॉस चेक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमको e रेज टू माइनस 3 दिया है, पर हमको वो बताना पड़ेगा, वो स्टेप हमको बतानी पड़ेगी कि m हमने फाइंड किया है। हाँ, एमसीक्यू में अगर पूछे तो तुम डायरेक्टली m इज इक्वल टू 3 लेके आंसर कर लेना। हाँ, तो वहां पे डायरेक्टली करना है एमसीक्यू में, पर जब मेरे को आंसर पूरा पूछा है, 3 मार्क के लिए पूछा है, तो तुम्हारा ये m के लिए 1 मार्क होता है। हाँ, कुछ भी क्या होता है, उसके बिना मैं क्यों करवाऊं, मेरा ऐसा क्या क्या है कि जो मैं तुमको इतने क्वेश्चन करवा के बता रही हूँ। इंटेंशन सिंपल है कि तुमको मैथ्स आसान लगे। p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या, नहीं, पर मेरे को नहीं पता बड़ा किधर तक जा रहा है, x की वैल्यू कहाँ तक है पता है क्या, हाँ नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, जब भी x ग्रेटर देन आए तो हम 1 माइनस करेंगे, ठीक है। अब 1 माइनस मुझे p ऑफ x क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे लेस देन आएगा, राइट, लेस देन इक्वल टू 2। अब लेस देन इक्वल टू 2 मतलब क्या, 0 एंड 1, तो वो लिखो 1 माइनस p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1। ये ब्रैकेट में डालना, बड़े ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में डालना, क्योंकि 2 है और तुमको एडिशन करके फिर -1 करना है, तो 1 माइनस e रेज टू माइनस 3 इंटू 3 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू माइनस 3 इंटू 3 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। 1 माइनस e रेज टू 3 कॉमन निकला, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 3, कैसे आया, 1 फैक्टोरियल का आंसर 1, 0 फैक्टोरियल का आंसर 1, राइट। 3 रेज टू 0 का आंसर 1, और ये तो अपन ने कॉमन ले लिया है, और यहाँ पे 3 रेज टू 1 का आंसर 1, तो ये 1 प्लस 3, तो 1 माइनस e रेज टू माइनस 3 इंटू 4। अब 1 माइनस e रेज टू माइनस 3 का आंसर दिया है 0.040497 इंटू 4 करो। हाँ, नहीं करना पड़ेगा, माइनस करो, माइनस करो, अरे आंसर 1 माइनस है, इसके लिए माइनस करना है, अब आप मत करो, मार्क्स जाएंगे, मैं क्या ही करूं फिर। आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन करने हैं, फटाफट करते हैं। अ कार हैज अ अ कार हैज 2 कार्स, अ कार फर्म, मैं फर्म यूज फर्म रीड नहीं किया मैंने
अरे अभी हो गया, क्या कर सकते हैं उसमें। तो रीड करते वक्त ध्यान देना चाहिए, यही बस समझ रहा है। चलो, अ कार हैज अ सॉरी कार फर्म हैज अ टू कार्स विच आर हायर्ड आउट डे बाय डे। ठीक है, एक कार फर्म है जिसके पास दो गाड़ियां हैं और वो हायर पे जाते हैं, मतलब रेंट पे दे रहे हैं। द नंबर ऑफ कार hired on a day follows a Poisson distribution with a mean 1.5। इसका मतलब m दिया है हमको, m 1.5 है। क्लियर। अब आगे क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो कार इज यूज्ड ऑन द गिवन डेट, मतलब x इज इक्वल टू 0 निकालना है प्रोबेबिलिटी। एंड सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। अब मुझे बोलो सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड मतलब क्या, x की वैल्यू क्या आई होगी जो मेरी डिमांड रिफ्यूज करनी पड़ेगी, 2 या मोर देन 2, मोर देन 2, राइट। तो मोर देन 2 के लिए मेरा रिफ्यूज होगा, डन कंप्लीट। वो वहां से ही शुरू करना है, एज एक्स एक्स डिनोट नंबर ऑफ कार्स हायर ऑन अ डे, देन एक्स फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, फर्स्ट आंसर लिखने का इधर, नो कार इज यूज्ड ऑन द डे। अरे तुम लिखते नहीं हो इसीलिए मैं दिखा रही हूँ कि लिखना है। मुझे पता है तुम लोग आलसी हो, पर ये आलस तुमको एग्जाम में नहीं दिखाना है, इसीलिए बता रही हूँ। एग्जाम में ही आलस मत दिखाना, तुमको बाकी टाइम पे जब भी प्रैक्टिस करनी है, तुम जब भी क्वेश्चंस वापस वापस रिपीटेडली सॉल्व कर रहे हो, तब ये नहीं लिखा तो चलेगा, पर तुमको एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन, जितना तुम एग्जामिनर के आंखों को तकलीफ कम दोगे वो उतने मार्क्स ज्यादा देगा। हाँ, अरे तो उसको वो क्वांटिफाइबल होना चाहिए ना, मैथ्स का पेपर है, देखो मैथ्स का पेपर है, मैथ्स का पेपर अगर कोई भी एग्जामिनर है वो चेक कर रहा है और तुमने उसको इतना, अब अगर मेरे जैसे ऐसे ऐसे मेरे जैसे मैं जैसे ऐसे ये लिखती हूँ, ऐसा अगर तुमने लिख के दिया तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे ना कहाँ पे क्या लिखा है। मैं खुद काफी बार मैं चेक करते रहती हूँ आंसर, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ऐसा कंफ्यूजन में अगर तुम उसको डालोगे तो वो मार्क्स तो देगा तुमको, पर तुमने जो उसका कंफ्यूजन क्रिएट किया है तो उसके लिए वो तो आधा मार्क, कोई कुछ भी टाइप का मार्क वो कहाँ पे भी कम कर सकता है, तो तुम उसको दो ही मत ना चांस, लिख लो पूरा। एंड ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तो बोलती हूँ ना, एग्जामिनर का छोड़ो, मुझे आंसर क्या करना है इसके लिए मुझे पहले प्रॉपर क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन अगर रिपीट लिखूं भी तो ये मैं मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ, सिंपल है। ठीक है, तो खुद के लिए लिखना शुरू करो क्वेश्चन, अभी सोचो ही मत कि एग्जामिनर के लिए लिख रहे हो, खुद के लिए लिखो। देयरफॉर, ये कहाँ चला गया मेरा अचानक, ये क्या क्या होता है। हाँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू e raised to minus 1.5 into 1.5 raised to 0 upon 0 factorial, e raised to minus 1.5 बचेगा, कितना आया, क्लियर। हाँ, सेकंड में क्या बोला है, सम डिमांड इज रिफ्यूज ऑन द डे, तो लिखो इधर सेकंड, सम डिमांड refused on the day, that is x is इक्वल्स टू 2 पे तो डिमांड रिफ्यूज कैसे होगी रे, x इज मोर देन, x इज मोर देन 2, इक्वल्स टू नहीं आएगा, x इज मोर देन 2, x इज इक्वल टू 2 है तो मैं तो दूंगी ना, मैं क्यों उसको मना करूंगी। ठीक है, therefore p of x is more than 2 is equal to p 1 minus p of
x लेस देन इक्वल टू 2, तो 1 माइनस ब्रैकेट में p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 2। टू भी आएगा ना, लेस देन इक्वल टू 2। मैं क्या बोल रही हूँ, वापस समझो उस बात को कि दो गाड़ियां अगर आ रही है रिक्वायरमेंट, तो मैं दो गाड़ी पे कैसे रिफ्यूज करूंगी? मेरे पास दो गाड़ियां है, अगर नहीं होती तो मैं रिफ्यूज करूंगी। तो दो से ज्यादा आएगी, 3 4 5 6, हमको नहीं पता कहां तक आने वाला है, तो मैं तब रिफ्यूज करने वाली हूँ। क्लियर? इसीलिए दो आएगा यहाँ पे तुम्हारा। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके अगर इसको इंटरप्रेट करके प्रॉपर लिखोगे तो तुमको तुम्हारा आंसर क्लियर होगा। 1 माइनस e रेज टू माइनस 1.5 इंटू 1.5 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू माइनस 1.5 इंटू 1.5 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू माइनस 1.5 इंटू 1.5 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। लिखना पड़ेगा, मैं क्यों लिखना है, मतलब मार्क्स चाहिए तो लिखना है। 1 माइनस ई रेज टू माइनस 1.5 बाहर निकालो, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 1.5 प्लस 1.5 का स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 15 का स्क्वायर इज 225, 225 मतलब 2.25, 2.25 अपॉन 2 1.105 नहीं 125, 0 कहाँ से 25। हाँ देख लो, चेक कर लो कैलकुलेशन खुद करके। बोला ना मैंने तुमको अभी, ये 1 का इसका स्क्वायर क्या होगा 2.25 अपॉन 2 कितना आता है 1.125। हाँ तो ऐड करो अभी। 1 माइनस ई रेज टू माइनस 1.5 का आंसर 0.2231 ना, 0.2231 इंटू 3.625 एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन। पहले मैंने एडिशन किया किसका 3.625 का, इसके लिए मैंने एडिशन बोला। कैसे कैसे करते हो रे तुम लोग, मुझे समझते नहीं हो, देख ही नहीं रहे हो मैं क्या लिख रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसे मत किया करो। तो अच्छे से देखा करो कि मैम क्या लिख रही है और क्या बोल रही है। मैं किधर 0 पॉइंट, ठीक है चलो, ये आएगा 3191। मेरा तो आंसर आ गया। अब आगे का फटाफट करो, तुम भी करो फटाफट। मैं नहीं दे रही, तुम्हारा स्टेट बोर्ड का बुक दे रहा है। क्वेश्चन स्टेट बोर्ड ने दिए हैं। मैंने क्वेश्चन मैंने कुछ फ्रेम ही नहीं किया, मैं तो बस तुमको वे दिखा रही हूँ कि सॉल्व कैसे करना है, तो मुझे ब्लेम मत करो प्लीज। टेक द कैलकुलेशन। चलो लास्ट क्वेश्चन। Defect on a plywood sheet occur at a random with the average of a one defect per 50 feet, 50 square feet. Find the probability that such sheet has no defect, at least one defect. क्या करना है यहाँ पे? ये तुमको पता चल रहा है क्या पॉइजन का क्वेश्चन है? कैसे पता नहीं चल रहा? वन डिफेक्ट पर 50 स्क्वायर फीट, पर 50 स्क्वायर फीट में वन डिफेक्ट है। तो अब क्या करोगे आगे? एन क्या है, पी क्या है, नहीं एन कहा पी कहा, तुमको एम चाहिए, एम दिया है यहाँ पे वन डिफेक्ट, एम इज इक्वल टू 1 है। अगर
बाइनोमियल होता तो बाइनोमियल में हमको चाहिए होता कि n चाहिए p चाहिए, पर यहाँ पे n और p की जरूरत नहीं है। वन डिफेक्ट हमको दिया है पर 50 स्क्वायर फीट और हमको बोला है प्रोबेबिलिटी दैट सच शीट मतलब उतने ही साइज की शीट है, तो हमको वहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्ट एंड एटलीस्ट वन डिफेक्ट। नो डिफेक्ट मतलब क्या, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट वन मतलब p ऑफ x इज मोर देन 1। हाँ तो लेस देन क्या बोलते हैं इसमें, क्या करेंगे हम, 1 माइनस पी ऑफ x इज इक्वल टू 0, एटलीस्ट वन डिफेक्ट, एटलीस्ट वन x मोर देन इक्वल टू 1। हाँ तो फिर 1 माइनस पी ऑफ x इज इक्वल टू 0, आंसर कंप्लीट, डन। तो ये कैलकुलेशन करो तुमको दिया हुआ है e⁻m का आंसर, ये क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू, फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो, बताओ मुझे आंसर। अरे आंसर इधर ही है क्वेश्चन में। इसका आएगा 0.3678, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस करो, बस माइनस ही करना है सेकंड वाले में। 0.22 हाँ 6322 आ गया, आसान था। चलो अभी प्रोबेबिलिटी अच्छे से सॉल्व करना, और इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, हम वो क्वेश्चंस करेंगे।